देखो आज देखना है वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज लेंथ नापने के लिए किया जाता है, लेकिन लेंथ नापने के लिए तो हम सिंपल स्केल का भी यूज करते हैं। तो फिर इसमें क्या ऐसी बात है, तो मीटर स्केल की मैं बता दूं, लीस्ट काउंट जो होती है मीटर स्केल की वो 0.1 सेंटीमीटर होती है। जब इससे भी छोटी चीज नापनी हो, 1 मिलीमीटर से भी छोटा ऑब्जर्वेशन लेना हो, तो वो मीटर स्केल से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस टाइम पे हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। अब इसको डिस्कवर किसने किया था, तो साइंटिस्ट थे पियरे वर्नियर। बार बार पूछ देते हैं कभी कभी, तो पियरे वर्नियर के नाम में जो वर्नियर लगा है वही वर्नियर इसका नाम पड़ा। और कैलिपर होते हैं जगड़ने वाली चीज, तो इसमें जगड़ने के लिए जबड़े लगे हैं ये इसलिए इसका नाम कैलिपर्स पड़ा। तो वर्नियर कैलिपर्स नाम कहाँ से पड़ा वो भी ध्यान देना चाहिए हमें। और इसका मॉडल एक हमारे पास है, तो ये मॉडल जो है वो बनाया गया है, बच्चों ने ही बनाया है, तुम ही लोगों से तुम्हारे सीनियर है उन्होंने बनाया है। तो इसमें ये दिखाई गई है इसकी संरचना। देखो यहाँ पे एक तो इसमें मुख्य पैमाना है, इसको हटा दो आगे से, तो ये मुख्य पैमाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स में होता है छोटी क्लास में, बस ये चीज़ नहीं होती स्टार्टिंग में। इसमें यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं, इसमें नहीं है, ये मॉडल है। एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस तरह से ये है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मेन स्केल हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना जो है इसके ऊपर एक ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो इसके ऊपर चलता है, इस तरह से चल सकता है। इसके अंदर एक विंडो कटी होती है और उस विंडो के निचले हिस्से पे 10 खाने रहते हैं, ज़्यादातर 10 हो सकते हैं, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में 20 भी हो सकते हैं, तो देख लेना चाहिए कि किसमें कितने हैं, ठीक। उसके बाद ऊपरी आंतरिक जबड़ा, ये ऊपर की तरफ जो है ये आंतरिक जबड़ा है और ये यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। ऊपर है इसलिए ऊपर नाम पड़ा, और आंतरिक इसलिए क्योंकि ये किसी चीज को अंदर से नापता है, अंदर से इंटरनल डायमीटर नापता है। कैसे नापता है वो बाद में बताएंगे, ठीक। और फिर उसके बाद नीचे का बाह्य जबड़ा, तो नीचे ये जबड़ा है और बाह्य इसलिए क्योंकि ये चीजों को बाहर से पकड़ता है। ये यहाँ पे जैसे ये हम अपने हाथ की लंबाई नापना चाहें तो इसने मेरे हाथ को बाहर से जकड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नीचे का बाह्य जबड़ा। और पत्ती या पूंछ, ये पूंछ यहाँ पे पत्ती लगी है, ये भी एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट में लगी होती है, जैसे ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इसमें ध्यान दो, ये डायग्राम है यहाँ पे, ये और ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है, तो देखते रहो इसमें। ये तुम्हारा, इसको खिसकाते चले जाओ, ये तुम्हारा मेन स्केल है, ठीक। अब इसके बाद ये मेन स्केल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारा जबड़े का, ऊपरी जबड़े का एक हिस्सा हो गया, निचले जबड़े का एक हिस्सा हो गया। ये इसके ऊपर जो खिसक रहा है इसी के पीछे पत्ती जुड़ी हुई है, तो जितना तुम इसको खिसकाओगे इधर पत्ती ये बाहर निकलती चली जाएगी। इसमें ये विंडो कटी हुई है, विंडो की खिड़की सी लगी हुई है, जिससे कि पीछे का स्केल भी दिखाई देता है क्योंकि उसे भी पढ़ना होता है। और साथ ही साथ वर्नियर के स्केल कितने हैं, ये वर्नियर के 10 खाने यहाँ पर रहते हैं। कुछ लिखा नहीं रहता उस पर, 0 1 2 3 कुछ नहीं लिखा रहता है, वो बहुत बारीक होता है ना, तो इसलिए तुम्हें पहला खाना अपने आप जो है वो समझना पड़ेगा कि वो 0 है, दूसरा खाना अपने आप समझना पड़ेगा कि वो 1 है, जब 2 3 इस तरह से अपने आप ध्यान देना पड़ता है। तो ये तुम्हारा वर्नियर स्केल हो गया। ये पेंच होता है ऊपर, ये किसी चीज को, ये इसको स्केल को टाइट करने के लिए होता है। जैसे तुमने इतना लंबाई खींच दी इसकी, अब यहाँ पे रोक के रखना है इसे, तो टाइट कर दो, नहीं तो पता लगा किसी का बच्चे का हाथ लग गया साइड से, ये खिसक गया इधर, अब रीडिंग फिर से उसको फंसाना पड़ेगा तुम्हें। तो ये टाइट करने के लिए होता है, इसको ढीला करोगे फिर उसके बाद आराम से खिसकेगा इधर। कभी ऐसा होता है ना कि टाइट कर रहा है, पिछले बच्चे ने टाइट कर दिया और दूसरा खिसकाने में लगा है, बहुत हार्ड चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको सिंपल ढीला करो, उसके बाद नहीं चला लो उसको, समझ लो बात को। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का स्ट्रक्चर है, ये उसके मेन पार्ट्स होते हैं। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। अब ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है इनको डिटेल में अलग से देखेंगे। वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो तुम्हारे वर्नियर कैलिपर्स के 2 मेन पार्ट होते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, इनमें क्या ऐसा नया कर दिया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है और ज्यादा अच्छी तरह से मेजरमेंट ले लेता है। तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो इसके 1 सेंटीमीटर की लेंथ है टोटल, और नीचे जो है वो 0 से 10 तक जो 10 खाने हैं, ये 10 खाने मेन स्केल के 9 ही खानों के बराबर है टोटल लेंथ में। मतलब कहने का ये है वर्नियर स्केल का हर खाना मेन स्केल के हर खाने से थोड़ा सा छोटा है। इस वजह से होता क्या है कि दूसरे खाने में टोटल मिला के फिर थोड़ी और कम लेंथ बढ़ जाती है, तीसरे खाने में थोड़ा और पीछे लाइन खिसक जाती है, और ऐसे करते करते 10वीं लाइन जो है वो ऊपर के 9वीं लाइन के बराबर हो जाती है। 1 मिलीमीटर का फर्क पड़ जाता है जाकर के,
ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका हर खाना ऊपर वाले मेन स्केल के हर खाने से थोड़ा छोटा होता है, और टोटल मिला के जब हम करते हैं तो वर्नियर स्केल के 10 खाने, वर्नियर स्केल के 10 खाने जो हैं वो उनकी की लंबाई वो तुम्हारी बराबर होती है मेन स्केल के 9 खानों की लंबाई के। ठीक है, 9 खानों की लंबाई के ये बराबर होती है। अब बात आती है कि इसमें हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है, हिंदी में इसे कहते हैं अल्पतमांक, यानी कि लीस्ट काउंट, शॉर्ट में एलसी से लिखते हैं। तो अल्पतमांक क्या होता है, नाम से पता करो, अल्पतम अंक, यानी कि मिनिमम से मिनिमम कितना काउंट कर सकता है। तो अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो यहाँ पर देखो कि कम से कम 1 मिलीमीटर नाप सकते हो। तो अगर मुझसे कहा जाए मेन स्केल यानी कि मीटर स्केल या फिर मेन स्केल, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी, तो कम से कम 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं, तो इसलिए इसकी लीस्ट काउंट 1 mm होगी। ज्यादातर लेंथ को सेंटीमीटर में लिखना पसंद करते हैं, तो इसलिए 0.1 सेंटीमीटर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बात आती है इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी। तो इसकी लीस्ट काउंट को निकालने का फॉर्मूला तुम ध्यान रखोगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये इज इक्वल टू होगा मुख्य पैमाने के एक खाने की लंबाई, मुख्य पैमाने के एक खाने की लंबाई डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या इस इक्वल टू हो जाएगा जाकर के मुख्य पैमाने पर एक खाने की लंबाई कितनी है 1 mm, 1 mm डिवाइडेड बाई वर्नियर पर कुल खानों की संख्या 10 है, तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0.1 mm हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखना ज्यादा पसंद करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आ जाती है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन मीटर स्केल की लीस्ट काउंट इतनी है, वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है दूसरा, इसकी लीस्ट काउंट तुम्हारी 0.01 सेंटीमीटर है, यानी कि इससे भी ज्यादा छोटा नाप सकता है। तो यहाँ पर जो है वो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, उसके मुकाबले कम है, यानी कि ये बहुत छोटी चीज भी नाप सकता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा बारीक से बारीक नाप सकता है हम उसे कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है ना, उसकी सूक्ष्मता ज्यादा है। प्रिसीजन ज्यादा होने का मतलब होता है लीस्ट काउंट कम हो जाना, समझ रहे हो बात को। तो उससे भी ज्यादा बारीकी से अगर तुम्हें नापना है तो उस केस में हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो इसमें मेनली बस यही ध्यान रखना है, एक तुम्हारा मेन स्केल रहता है, 2 जबड़े इसमें फिक्स रहते हैं, फिर उसके बाद एक तुम्हारा वर्नियर स्केल होता है और 2 जबड़े उस पर फिक्स रहते हैं। ये दोनों जब जो है वो मिल एक के ऊपर एक इस तरह से बना दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार हो जाता है। अब ये मॉडल है तो इसकी अपनी लिमिटेशंस है। इस तरह से ये दोनों इसके नीचे के जबड़े मिला दिए, ये दोनों ऊपर के जबड़े के ऊपर एक आ गए, और यहाँ पर जो है वो ये विंडो कटी हुई है। इस विंडो से क्या होगा, तुम्हें अंदर के खाने भी दिखते रहेंगे, नहीं तो अगर पूरा लगा देंगे तो मेन स्केल छुप जाएगा ना। तो वर्नियर स्केल का जो ये पोर्शन है इसमें जो है वो विंडो एक होती है, उस विंडो से हमें मेन स्केल के भी खाने दिखते रहते हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारे लोअर जॉज होते हैं, निचले जबड़े, ये तुम्हारे अपर जॉज होते हैं, ऊपर के जबड़े। किसी चीज को अंदर से अगर नापना है, किसी चीज को जैसे मान लीजिए सपोज करो ये गिलास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, इसका डायमीटर बाहर से नापना है, ठीक है, व्यास इसका बाहर से नापना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इन ये जो निचले जबड़े हैं इनमें रख देंगे, तो ये बाहर से उसका डायमीटर नाप देगा। अगर हमें अंदर से नापना है, अंदर से ये कितना डायमीटर है, तो फिर हम इस ग्लास को उल्टा करके ऊपर रखेंगे या फिर इसे उल्टा करके इस पे रखेंगे और ये फैलाएंगे इसको। ये अपर जॉज जो है वो किसी चीज को अंदर से नापते हैं,
ध्यान दो, इसका सीधा पार्ट ये है और इसका सीधा पार्ट ये है, ठीक है ना। इसके सहारे नहीं किसी को पकड़ेंगे तो फिर लेंथ गड़बड़ आएगी, यहाँ से तो कम आएगी, ऊपर से ज्यादा आएगी। सीधा पार्ट ये है, तो ये किसी चीज को बाहर से कवर कर, अंदर से कवर करता है, अंदर से ये फैल के उसको अंदर का डायमीटर वगैरह नाप के दे देगा। और बाहर से कोई चीज लग करनी है तो वो लोअर जॉ से होता है। इसके अलावा इसके पीछे पतली पट्टी होती है, पत्ती होती है धातु की। अब ये तो मॉडल है इसलिए इसमें नहीं बनाई जा सकती है, तो वैसे हम अभी ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे तो उसमें पत्ती भी होती है। जैसे ही तुम इसे इधर बढ़ाओगे वो पत्ती पीछे निकलने लगती है, उससे क्या करते हैं किसी भी चीज की गहराई भी नाप सकते हैं। ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें देखो ऊपर उसी तरह से दोनों जबड़े हैं और नीचे ये निचले जबड़े हो गए इसके अंदर। इसको ये यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है, एक पहिया टाइप का लगा हुआ है, इसके सहारे हम जो है इसको खिसका सकते हैं। ऊपर ये जो स्क्रू लगा है ये एक्चुअली इसी व्हील को ढीला या टाइट करने के लिए लगा हुआ है। जैसे मैंने सपोज इतनी दूर खिसकाया और फिर इसको टाइट कर दिया, अब ये नहीं खिसकेगा। रीडिंग लेते टाइम इसको टाइट कर दिया जाता है ताकि हम केवल इसको पढ़ पाए, मतलब पढ़ते दौरान कभी ऐसा ना हो कि गलती से हाथ लग जाए और ये इधर उधर खिसक जाए, इसलिए इसको टाइट या ढीला इससे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इसको खोलते हैं देखो ये पीछे से पत्ती निकलने लगती है, ठीक है ना। जब दोनों जबड़े ये मिले हुए हैं तो ये आइडियल कंडीशन इंस्ट्रूमेंट की, इस समय ये मेजरमेंट के काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। जब हम इससे मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उस चीज को जबड़ों के बीच में फंसाना पड़ेगा। तो वो जबड़ों के बीच में कैसे फंसाएंगे, जैसे मान लिया सपोज मेरे पास ये चौक का टुकड़ा ही है, तो इसको मैं इसकी लेंथ नापना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से पहले इसको ढीला करूंगा, इसके बाद चौक का टुकड़ा इस पर रख दूंगा और ये बस मैंने इसके थ्रू टाइट कर दिया इसे। यहीं पर आकर के अब चाहो तो चौक का टुकड़ा निकाल लो इससे, इसको यहाँ से टाइट कर दो, अब ये रीडिंग पढ़ी जा सकती है। अगर मुझे इंटरनल डायमीटर किसी का पता करना है, जैसे मान लिया सपोज पेन का कैप है, एक मुझे पेन का कैप देना, ये पेन का कैप है और इसका मुझे इंटरनल डाया पता करना है। तो इंटरनल डाया पता करने के लिए मैं इसको इस अपर जॉस पे रखूंगा और फिर उसके बाद खोल दूंगा, ये रीडिंग हो गई अपर जॉस के लिए। सर इसे नाप, मतलब आपने कहा कि इसे नापने हैं, तो नापेंगे कैसे, पता वो बात की बात है, पहले इंस्ट्रूमेंट कैसे, पहले ऑब्जेक्ट कैसे सेट करेंगे पहले वो देखते हैं, नापना कैसे है वो बात की बात है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लिया सपोज इसकी गहराई मुझे निकालनी है, ठीक है ना, तो गहराई निकालने के लिए जो है क्या करोगे, ये इसको इस तरह से पत्ती को इसके अंदर ये जाने देंगे हम, इस व्हील के सहारे जो है इसको खोलते चले जाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल नीचे टच ना हो जाए। जैसे ही नीचे टच हो जाएगा हमारा ये रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पे मेन चीज़ है पहले रीडिंग कैसे ली जाएंगी, तो लोअर जॉस से, अपर जॉस से और स्ट्रिप से, ये तीनों से तीन चीज़ें अलग अलग नापी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रीडिंग ली जाती है। लेकिन रीडिंग लेने से पहले एक प्रॉब्लम अराइज होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लॉन्ग रन में ये इंस्ट्रूमेंट मान लिया 10-12 साल पुराना हो गया, बार बार हम इसके ऊपर कुछ इसको टाइट करते हैं, बार बार ढीला करते हैं, कोई चीज़ कभी फंसाते हैं इस पर, हो सकता है कुछ चीज़ें इसके ऊपर जम जाएं। जैसे मान लिया मोमबत्ती की लेंथ नापी, मोमबत्ती पता लगा टाइट की, थोड़ा मोम चिपका रह गया, लॉन्ग रन में वो बिल्कुल एकदम टाइट हो गया जा करके। या फिर कोई ऐसी चीज़ मैंने इस पर करी, बार बार टच करते करते ये इसकी पत्ती घिस गई थोड़ी सी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब मैं इसे यहाँ पे दोनों जबड़ों को इस तरह से मिला दूंगा तो इस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। दोनों जबड़े मिलाने पे अगर तुम्हारा दोनों जीरो, मतलब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, ये दोनों एक के नीचे एक आ रहे हैं, तब तो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही कहा जाएगा, एक्यूरेट। लेकिन अगर इसका नीचे वाला जीरो जो है वो थोड़ा दाएं भाग रहा है या बाएं भाग रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट में शून्यांक त्रुटि कही जाती है, जीरो एरर कही जाती है। समझ रहे हो बात को, कि इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लिया सपोज अगर ये घिस गया होगा, अगर इसके जबड़े घिस गए होंगे पत्तियां थोड़ी, तो ये ज्यादा अंदर चला जाएगा, तो जीरो जो है उधर लेफ्ट में पहुंच जाएगा। अगर मान लिया कोई चीज जम गई है इसके ऊपर, तो ये फिर पूरा बंद ही नहीं हो पाएगा, तो पूरा बंद नहीं हो पाएगा तो ये जीरो जो है थोड़ा राइट में रह जाएगा। तो जीरो लेफ्ट में रह जाए या राइट में रह जाए, है ना, तो दोनों केसेस में हमारी शून्यांक त्रुटि होगी। एक शून्यांक त्रुटि जिसमें लेफ्ट में रह जाए या जिसमें राइट में रह जाए, उसी हिसाब से दोनों के अपने नाम हैं।
ठीक है ना। एक धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि होती है, पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरी ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कब कब होती हैं, तो अगर नया इंस्ट्रूमेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें नहीं होगी ये। ठीक है ना। और अगर पुराना इंस्ट्रूमेंट है तो फिर उस केस में ये प्रॉब्लम आती है। मेन चीज इसलिए देखनी है इसे क्योंकि वाइवा में एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, भले इंस्ट्रूमेंट में शून्याङ्क त्रुटि नहीं है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, तो तुम ये नहीं बताओगे कि ये इसमें जो है हमारे वाले में तो थी नहीं, उस समय तो तुम्हें उसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, भले ही हम इसे प्रैक्टिकल में कैलकुलेट ना करें। ठीक है ना। लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो हम शून्याङ्क त्रुटि देख लेते हैं। शून्याङ्क त्रुटि को चेक करने का तरीका है, पहले हम दोनों जबड़े मिला देंगे। दोनों जॉज मिलाने के बाद जीरो मैच कर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर जीरो मैच नहीं करता तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जीरो राइट में रह जाए, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो राइट में है, या वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में है। हमेशा इसकी बात करेंगे, लेफ्ट राइट, वो मत देखो ऊपर राइट लेफ्ट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। हमेशा बात करेंगे हम कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है, तो मेन स्केल के अगर वो राइट में है तो धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि होगी, और अगर वो इसके लेफ्ट में है तो ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि होगी। अब बात आती है कैलकुलेट कैसे करा जाएगा। तो देखो अगर मान लिया सपोज एक रूल बता देता हूं, ये ट्रिक है, ध्यान रखना हमेशा। अगर मान लिया सपोज मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच करता है, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है ना। ये पहला जो मार्क है यानी कि जीरो वाला मार्क मैच करता है, तो आगे कोई भी मार्क मैच नहीं करेगा, सीधे जाके लास्ट में जो ऊपर का 9 मिलीमीटर और नीचे का जो 10वां खाना होगा वो मैच करेगा। बस समझ रहे हो बात को? ये ध्यान से कभी देखना इस चीज को। अगर ये मैच करा, अगर ये मैच करा तो फिर 10वां ही मैच करेगा खाना। समझ रहे हो? बीच में कोई नहीं, क्योंकि हर कोई छोटा छोटा है ना, हर एक छोटा छोटा है, वो छोटा छोटा करते 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 वो कभी और कम होता जाता है, फिर लास्ट में जो मैचिंग होती है तो यही होती है जाके। तो पहला मैच किया तो और कोई नहीं करेगा, लास्ट वाला ही करेगा जाके। लेकिन अगर पहला नहीं कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई मैच करेगा, चाहे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नवा कोई भी कर ले, 10वां और पहला नहीं मैच करेंगे। फिर ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लिया सपोज करो तुमने देखा कि ये जीरो ये वाला जीरो वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई करेगा। उसमें भी अगर तुम्हें नहीं ढंग से दिखाई दे रहा है कौन सा खाना मैच कर रहा है, क्योंकि आंखें चकरा जाती हैं, तो इसमें देख लेना कि ये इसके 50% से पहले है या बाद में है। ये नीचे वाला जीरो इसके ऊपर जीरो से कितना आगे है, मतलब पहले खाने तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 6वां 7वां 8वां 9वां मैच कर जाएंगे, कोई एक करेगा। और अगर मान लिया सपोज करो ये जीरो से मतलब ये इसके आधे से कम पे है, तो इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी मैच कर जाएगा। समझ आ रही बात? तो हमें जब पहला नहीं मैच करेगा तो कोई ना कोई और मैच करेगा, और वो खाना लेना है, उसको बोलते हैं एन, कि वर्नियर स्केल का वो खाना जो मेन स्केल के किसी भी खाने से मैच कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट जो भी निकाली थी 0.01, और आगे प्लस का साइन लगा देंगे, ये हमारी धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि की वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लिया सपोज करो यहाँ पे चौथा खाना मैच कर रहा है, मान लिया सपोज मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, तो धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि +4 इनटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, तो ये मिला के 0.04 सेंटीमीटर विद पॉजिटिव साइन, ये हमारे धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि की वैल्यू होगी। समझ रहे हो बात? यस सर। अब अगर मान लिया सपोज करो नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में होगा। ये लेफ्ट राइट जरूर ध्यान रखना कि धनात्मक पॉजिटिव वाले में राइट में रहता है और लेफ्ट नेगेटिव वाले में लेफ्ट में रहता है। यहाँ भी क्या करोगे, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो उस केस में फिर पहला नहीं मैच कर रहा तो कोई ना कोई जरूर करेगा, जो भी करे। तो ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का साइन और 10 - n into LC, मतलब वर्नियर स्केल पे जितने खाने हैं 10 होते हैं ज्यादातर, कभी कभी 20 भी हो जाते हैं, जितने भी हैं उतने -n into LC। तो यहाँ पे मान लिया सपोज करो फिर से मान लेते हैं चौथा ही खाना मैच कर रहा है, तो चौथा खाना मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा
10-4 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 बना तो माइनस का 0.06 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को? ये धनात्मक ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि आएगी। सर जैसे 2-3 हो फिर सारे लिखने पड़ेंगे क्या 2-3 मैच हो रहे हैं ना, एक ही होगा, एक ही होगा। बेस्ट फिट एक ही होगा। अगर तुम्हें दिख रहा है कि 2 मैच कर रहे हैं तो और ध्यान से देखो, एक ही होगा जो सबसे फिट होगा। समझ रहे हो बात को? ये हमारे देखने के तरीके भी होते हैं, आंखों पे भी डिपेंड करता है। ये कोई लोग यूजुअली देखते हैं किसी चीज को, कुछ लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं अपनी आदत बताऊं तो जैसे किसी को देखूंगा तो अगली बार उसका चेहरा पहचान ही नहीं पाऊंगा, 2 दिन बाद ही मिल जाएगा। समझ रहे हो? या तो उसने बैठ के पर्सनल टॉक करी हो 1-2 घंटे, तब तो ठीक है, अदरवाइज अगले दिन मिलेगा तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा ये कहाँ है। और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसका कैसी नाक थी, कैसे ये थे कि क्या है। देखा होगा कभी कभी घर पे कोई आता है कहता है ये इसकी जगह माँ पे गया है, बाप पे गया है, तो वो छोटी छोटी चीजें भी इसका मतलब वो ध्यान दे देते हैं, और कुछ लोग उसको जनरली देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से उसको देखता है चीजों को। इसके बाद चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, करेक्शन कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? तो इंस्ट्रूमेंट से जो भी लंबाई निकलती है सबसे पहले उसे कहा जाता है प्रेक्षित लंबाई, यानी कि ऑब्जर्व्ड लेंथ। हमने क्या ऑब्जर्व किया, यथार्थ एग्जैक्ट लेंथ कैसे निकलेगी? प्रेक्षित लंबाई माइनस चिन्ह सहित शून्याङ्क त्रुटि। मतलब ये जो शून्याङ्क त्रुटि निकली है, जब लास्ट में हम लंबाई निकाल लेंगे जो भी टुकड़ा है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी, तो लास्ट में जाके जो भी लंबाई निकलेगी माइनस चिन्ह सहित शून्याङ्क त्रुटि, मतलब पॉजिटिव 0 एरर है तो प्लस और नेगेटिव 0 एरर है तो माइनस सहित करोगे, तब जाके सॉल्व होके एग्जैक्ट लेंथ निकल के आएगी। अब तुम ध्यान दो, कॉमन सेंस, पॉजिटिव 0 एरर अगर है तो पॉजिटिव जब रखोगे तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? माइनस होगा। अब तुम ये सोचो कि पॉजिटिव 0 एरर जब थी तो इसका मतलब ये जबड़ा पूरा मिल नहीं पा रहा था, तो यानी कि आगे से ही नाप लिया उसने। तो जब आगे से ही कोई चीज नाप ली जाएगी तो ज्यादा नप जाएगी ना, वास्तव में वो कम है लेकिन उसको आगे से नाप लिया। नहीं समझे? जैसे कोई स्केल का कोना आगे का टूट जाए और तुम नापना शुरू करो उससे, तो हमेशा वैल्यू ज्यादा तो निकलेगी उसकी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से तो नापा ही नहीं है उस केस में। तो उस केस में ज्यादा है तो ज्यादा में यानी कि अल्टीमेटली माइनस कम हो जाएगा वो जाकर के, वो अपने आप सेटिंग बैठेगी जाके। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें नियम याद रखना है बस। नेगेटिव 0 एरर का मतलब है कि लेफ्ट में चला गया, यानी कि और पीछे से नाप दिया है इसने। तो पीछे से अगर नाप दिया है तो फिर इसका मतलब कम निकलेगी लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से है और तुम पहले से इसके लगाए बैठे हो। तो उस केस में माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। प्रेक्षित लंबाई में तो लिखना पड़ेगा क्या? वो बात की बात है, प्रेक्षित लंबाई कैसे निकलेगी। अभी तो 0 एरर और उसका करेक्शन कैसे किया जाता है वो चीज हमने देखी। अब मेन चीज आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी कैसे जाएगी। देखो अब बात आती है कि ऑब्जर्वेशंस कैसे लिए जाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई कैसे नापी जाएगी। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ये हमने लिया बर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी है तो उसको मानिए सपोज हम निचले जबड़ों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे और फिर इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख करके जहां पर फिट बैठता है उतना टाइट कर देंगे। तो अब हुआ ये कि पहले तो ये 0-0 मैच कर रहे थे वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के 0 से एक के ऊपर एक थे, है ना, जैसे अभी पिछले डायग्राम में बनाए थे। लेकिन अब क्या होगा कि मेन स्केल का 0 तो वहीं पे रह गया, लेकिन वर्नियर का जो 0 है वो खिसक के आगे पहुंच गया। ये तो हुआ? यस सर। तो अगर वर्नियर का 0 जो है और मेन स्केल का 0 है, इनके बीच की दूरी नाप लें तो यही तो ऑब्जेक्ट की लंबाई कही जाएगी, क्योंकि उसी की वजह से तो ये नीचे वाला 0 खिसक के पहुंचा था। समझ रहे हो बात को? सर एक बार फिर से वापस करो। देखो इसमें ये है कि पहले ये जीरोस मैच कर रहे थे, ये मैं बताना चाह रहा था कि इसमें पहले जीरोस मैच कर रहे थे एक के नीचे एक, जब हमारे दोनों जबड़े जो है आपस में मिले हुए थे। समझ रहे हो? फिर हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट फंसाने की कोशिश करी, तो उसके चक्कर में जो है ये हमारा पीछे की तरफ यहाँ तक आ गया। तो अब ये 0 और वो जो 0 किसका है, वो 0 यहाँ से लेके वहां तक चला गया, तो वो ऑब्जेक्ट की लेंथ की वजह से ही तो गया है। तो अगर मैं इस 0 और उस 0 के बीच की डिस्टेंस नाप दूं तो वही तो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। ठीक, अब इसी चीज को डायग्राम में समझो। मान लिया सपोज करो हमारे पास मेन स्केल का 0 तो ये रहा,
ये मेन स्केल है, बाकी और डिविजन्स हैं इसके। और वर्नियर का जीरो जो यहाँ पे था ऑब्जेक्ट फंसाने की वजह से, ऑब्जेक्ट को रखने की वजह से, वो जीरो पता लगा यहाँ तक पहुंच गया। समझ रहे हो बात को? तो ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ से यहीं तक तो कहीं जाएगी, यस सर, ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यस बस इतनी सी बात समझ लो पहले। जब तुम्हें ये पता है ये ऑब्जेक्ट लेंथ है तो कितनी लंबाई है, तो पहले तो मेन स्केल पे पढ़ोगे। मान लिया सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला मैंने जूम करके बना दिया है 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो छोटे छोटे हैं, ये जूम करके बना दिया है मैंने ताकि क्लियर दिख सके। अब तुम देखो हमारा जो वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये 2 सेंटीमीटर पार कर गया, 2.1 पार कर गया, 2.2 पार कर गया, 2.3 भी पार कर गया, उसके बाद है। तो इसका मतलब जो ये टोटल लेंथ है ये 2 हिस्सों में बट गई। एक इतना तो हमें पक्का पता है 2.3 सेंटीमीटर, और उसके बाद छोटा सा जो ये हिस्सा है इसका पता नहीं चल रहा है ये कितना है। इसी को नापने के लिए ही ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करा जा रहा है। 2.3 तो हर कोई बता देगा देख के, वो तो मेन स्केल है, वैसे ही मेन स्केल होता सिंपल, तब भी हम नाप के बता देते। लेकिन उसमें ये था कि उस 2.3 में 3 जो है वो डाउटफुल रहता, हर अंक डाउट, लास्ट वाला डाउटफुल रहता ना, ये उसमें बताया हमने सार्थक अंकों में, तो वो डाउटफुल रहता क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो उसी डाउटफुलनेस को कम करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो लेंथ है जो मेन स्केल सही सही बता सकता है, इसे कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग। और जो ये जरा सा है जो नहीं बता पा रहा है, एक्स्ट्रा पता करना है, ये है वर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। तो हमारी जो टेबल है वो क्या है, एक तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, एक वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक है। बस दोनों को ऐड कर दो, छोटे ये दोनों टुकड़े, तुम्हारा प्रेक्षक लंबाई बन जाएगी MSR प्लस VSR। समझ रहे हो बात को? अगर समझ में आता है किसी को तो ये टेबल भी रटने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी दोबारा रिक्रिएट करी जा सकती है अपने दिमाग से। और नहीं तो रटते फिरोगे, भूल जाओगे पहले कॉलम में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था। तो समझने का ये फायदा होता है, उसी से और भी चीजें समझ में आने लगती हैं इधर उधर की। और नहीं तो फिर यही रटना, यही बनाने लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि अब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो वो चीज है कि मुख्य पैमाना एग्जैक्टली कितना पढ़ सकता है। तो यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर ये पढ़ पा रहे हैं, तो 2.3 सेंटीमीटर हमारी ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है इसके लिए VSR के लिए। VSR की वैल्यू होती है N और N into LC। N क्या है, अब देखना पड़ेगा इस जीरो का के आगे वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मैच कर रहा है ऊपर से। जैसे कि जीरो एरर में देखते थे अभी, तो इसमें मान लिया सपोज करो देखा तो क्योंकि पहला नहीं मैच कर रहा है ना, अगर पहला ही मैच कर जाए तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 मैच कर गया, 0 into लीस्ट काउंट 0 हो गया था। लेकिन अगर पहला नहीं मैच करा तो जरूर कोई ना कोई करेगा। तो मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये छठवां मैच कर रहा है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 into लीस्ट काउंट यानी कि 0.01 यानी कि 0.06, ये सेंटीमीटर इतना जो है ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर में चल रहा है, तो 0.06 सेंटीमीटर ये आ गया तुम्हारा। अब प्रेक्षित लंबाई कैसे होगी, तो 2.3 मेन स्केल ने बता दी थी, वर्नियर स्केल की हेल्प से हमने 0.06 ले ली, तो टोटल इनका कर दोगे तो 2.3 प्लस 0.06 यानी कि ये तुम्हारा जो है 2.3 प्लस 0.06, तो ये इज इक्वल टू 2.36 सेंटीमीटर। ये रीडिंग तुम्हारी जो है वो आ जाएगी। देखो पॉइंट पे 2 प्लेस तक का पता लग गया है, ठीक है ना। मेन स्केल जो है 2.3 कर पा रहा था, लेकिन वर्नियर स्केल 2.36 सेंटीमीटर पॉइंट के 2 प्लेस तक की एक्यूरेसी लेके आ रहा है, ठीक है ना। अब डाउटफुलनेस 6 पे है, पहले वो 3 पे थी, ठीक है ना, ये अब 6 पे है। एरर कम हो गई है, थोड़ा प्रिसाइजनेस बढ़ गई है यहाँ पे। जितने ज्यादा सार्थक अंक होते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होता है। अभी आगे हम स्टूएज पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट के 3 प्लेस तक पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर हमने इस तरह से
मुख्य पैमाने का पार्ट है, वर्नियर पैमाने का पार्ट है, दोनों को निकाल कर टोटल कर दिया, ये हमारी लंबाई आ जाती है। अब इसके बाद क्या है, दूसरी तीसरी रीडिंग भी ली जाती है। ऑब्जेक्ट जैसे मान लिया सपोज करो तुमने ऑब्जेक्ट को पकड़ा इसके अंदर, इसको जैसे मान लिया ऐसे पकड़ा, ठीक है ना, एक बार इस तरह से पकड़ के, एक बार उस तरह से पकड़ के, एक बार ऐसे पकड़ के, मतलब 2-3 तरह से ऑब्जर्वेशंस जो है वो ले लेने होते हैं। फिर उनका मीन ले लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे मान लिया सपोज करो अगली रीडिंग ली, तो अगली रीडिंग जनरली ऐसे ही लिख दिया जाता है 2.3 सेंटीमीटर, इसको 5 लिख दिया, एक पीछे और एक आगे 7 कर दो। अगर पहली रीडिंग अच्छी ले ली है तो जनरल प्रैक्टिस में यही करते हैं, एक आगे पीछे करके, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.35, ये आ जाएगा 2.37, ठीक। अब जब क्या करोगे माध्य लंबाई, तो माध्य लंबाई करोगे तो तीनों को ऐड करके यानी कि 2.36 प्लस 2.35 प्लस 2.37 डिवाइड बाई 3, तो ये जो तुम्हारी पहली वैल्यू है 2.36 सेंटीमीटर, यही तुम्हारे पास जो है वो आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब इसके बाद शून्यांक त्रुटि थी तो ठीक, नहीं थी तो छोड़ दो, थी तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे कि ये प्रेक्षित लंबाई आ गई यहाँ पे। अब यथार्थ लंबाई, तो ये इज इक्वल टू प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित, तो जितनी भी है वो यहाँ पे वैल्यू रखे, वो शून्यांक त्रुटि यहाँ रखे, फिर हमारी फाइनल लेंथ निकल के आ जाएगी। तो ये इसका वर्नियर कैलिपर्स का कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर्स को डिटेल में समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको इसमें अभी कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहती है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमें हमारा जो फ़ोन नंबर है 7376292424, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, ब्रांच और अपनी सेमेस्टर और कॉलेज का नाम, ये 4 चीज़ें लिख के आप भेज दीजिए, और तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। और उसमें आपको जो है वो थोड़ा सा फास्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि उसमें हम डेली के डेली लिंक देते हैं, क्लासेस भी देते हैं उसमें। तो अगर आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और नाम और ये सब सेंड करेंगे तो आप प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे हमारे, और कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको हम पहले रिस्पॉन्स दे पाएंगे, क्योंकि आपका नाम हमारे फ़ोन में सेव रहेगा। और ध्यान दें, जो नंबर मैंने बताया है इस पर कॉल कभी ना करें, क्योंकि ये मेरा मेन नंबर है, कई और कॉल्स भी आती हैं इस पर, तो इसलिए कॉल करने से हमेशा बचें। कितना भी इमरजेंसी हो कॉल बिल्कुल ना करें, आप व्हाट्सएप पे बात करें। अगर टाइम होगा तो मैं आपसे कॉल करने के लिए व्हाट्सएप पे ही कह दूँगा, तब आप कॉल पे बात कर लें। अदरवाइज़ फिर थोड़ा सा जैसे बिजी रहते हैं, और उस केस में अगर आप कॉल करते हैं तो फिर कुछ इरिटेशन में कुछ निकल जाता है तो मुँह से, तो फिर उस केस में थोड़ा एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा और आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है इन बातों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।